हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए एजुटेरिया की टेस्ट सीरीज हम लगा रहे हैं, एफएलटी लगा रहे हैं, फुल टेस्ट लगा रहे हैं, उस समर्पण सीरीज के माध्यम से हम लगा रहे हैं। और आप सभी का पेपर अभी तक 26 जुलाई को था, लेकिन कुछ अनिश्चितकालीन अपरिहार्य कारणों का कारण जो है आयोग के द्वारा पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। अब नई डेट जो आपकी है तारीख, वो आपकी जल्द ही अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन तैयारी को जिस तरह अपनी तेज धर्रार के साथ कर रहे थे, उस तैयारी को अभी भी धार लगाते रहना है, क्योंकि एग्जाम डिले हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है ना। डिले है मतलब कि आने वाले आगामी किसी भी तारीख को पेपर आपका हो सकता है। उसके लिए प्रिपेयर रहो, तैयार रहो, और जो भी गलतियां आपकी अभी तक हो चुकी हैं उन गलतियों पर अब जो है अपना काम करना है, जिससे सुधारा जा सके और आप एग्जाम में पास हो सके। उसी को ध्यान में रखते हुए हम कंटिन्यूस हमारी वीडियो आती रहेंगी, कोई भी यहाँ पर कंटिन्यूस वीडियो नहीं रुकेंगी। लगातार वीडियो आने से आपको क्या होगा कि चीजें अपने आप रिकॉल होती रहेंगी। है नई नई चीजें और भी आपको मिलेंगी। अब हम एक यहाँ पर आपकी ऐसी बुक लाने वाले हैं जो आपके वन लाइनर रहने वाली है। कम से कम उसको 15 से 20 वीडियो आएंगी आपकी, और डेली एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बाकी जल्दी आपसे हम उस वीडियो में भी बात करते रहेंगे। क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 आई में किया गया है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 243 के 1 में किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो राज्यपाल के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, ये भी सही है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय समीक्षा जो है करता है, पंचायतों की वित्तीय समीक्षा करता है, करेक्ट है। आपका ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही है, डी वाले पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ताओं को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत रत्न में प्राप्त हुए सम्मानकर्ता है, क्रम में बात करना है किसको कब प्राप्त हुआ है। जैसे सबसे पहले हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात किया तो 1962 में दिया गया था। जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात की जाए तो 1999 में दिया गया है। बिस्मिल्लाह खां की बात की जाए तो 2001 में दिया गया था। और कर्पूरी ठाकुर की बात किया 2024 में दिया गया है। ऑप्शन कौन सा रहेगा? पहला रहेगा 2, 1, 4, 2। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मान किया गया, जयप्रकाश नारायण को 1999 में, और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, और कर्पूरी ठाकुर को 2024 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए विचार की जाए। ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया? कीकट कहा गया है। बिल्कुल बात ठीक कहेंगे। बराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। बराह पुराण जिस है जो कि अपवित्र किसको कहा गया है? प्रदेश कीकट को कहा गया। कीकट किसको कहा गया? बिहार को कहा गया। तो आप कहेंगे ये भी सही है। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का विस्तार बिहार क्षेत्र तक हो चुका था। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं हुआ था। आप कहेंगे उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल जो था आपका, उत्तर वैदिक काल में आप कहेंगे आर्यों का विस्तार बिहार या आप कहेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर फैला था। आप कहेंगे तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अट्ठकुल शब्द जो है किससे संबंधित है? अट्ठकुल शब्द की बात किया है तो बज्जी संघ के 8 सदस्य राज्यों से अट्ठकुल शब्द को संबोधित यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से यदि पूरब से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध किया जाए तो सही क्रम क्या होगा? पूरब से पश्चिम में अगर क्रम लगाया जाए, बात कर रहा है, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन रहेगा सबसे सही क्रम में, तो आप कहेंगे गांधार सबसे पश्चिम में है। कैसा है? सबसे पश्चिम में गांधार है। इसके बाद की जाए तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कुरु आ जाएगा। कौन सा? कुरु। फिर बज्जी आ जाएगा और सबसे पूरब में आप कहेंगे अंग आ जाएगा। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये आपका गांधार आ जाएगा। गांधार से आगे चलेंगे कुरुआ मिल जाएगा। कुरु से आगे चलेंगे वज्जी संघ मिल जाएगा, और वज्जी से आगे चलेंगे अंगराज मिल जाएगा। तो ऑप्शन कहेंगे हम सी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शासक को अमित्र घात की उपाधि जो है जाना जाता है? ऐसा कौन सा शासक है जिसे अमित्र घात की उपाधि दी जाती है? बिंदुसार को अमित्र घात की उपाधि दी जाती है। मूर वंश का यह शासक, तैयार रखना है। निम्नलिखित युग्मों पर यहाँ पर विचार करना है। एक तरफ शासक है और एक तरफ उपाधि है। किस शासक के द्वारा किस उपाधि के लिए जाना गया है? जैसे चंद्रगुप्त की बात की जाए, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आप कहेंगे महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो समुद्रगुप्त की बात की जाए तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त के द्वारा किसकी उपाधि धारण की गई? कविराज की उपाधि धारण की गई। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवश्री देवश्री देवराज, है ना, देवराज, आप कहेंगे देवश्री देवराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। तो ये भी करेक्ट है। कुमारगुप्त प्रथम की बात की जाए तो कुमारगुप्त प्रथम ने यहाँ पर जो है
परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि को धारण किया था। कौन सी? महेंद्रादित्य की उपाधि को जो है धारण किया हुआ था। तो चौथा गलत है, केवल 3 युग्म यहाँ पर कहेंगे हम सही है, जबकि यहाँ पर जो है आपका चौथा वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में की गई है, बिल्कुल ठीक है। हिनसांग के समय सीलभद्र इसके प्रमुख आचार्य थे, ये भी करेक्ट है। इस विश्वविद्यालय के आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए हैं, कहेंगे ये भी करेक्ट है। 2010 में यूनेस्को के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया है, क्या सही है? आप कहेंगे ये ऑप्शन गलत है ना? ये ऑप्शन आपका यहाँ पर कहेंगे गलत है, याद रखिएगा। 2016 में इसको शामिल किया गया था, ना कि 2010 में। तो 2016 में यूनेस्को ने नालंदा क्या किया था? वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया था, ना कि 2010 में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस तुर्क शासक ने 1203 से 1204 में नादिया बंगाल पर आक्रमण कर लखनौती पर अधिकार करके राजधानी बनाया था? तो ऐसे कौन से तुर्क शासक थे जिन्होंने 1203-4 में नादिया बंगाल पर आक्रमण किया, लखनौती को अपनी राजधानी बना लिया था? तो बख्तियार खिलजी की यहाँ पर जो है बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सल्तनत काल में बिहार के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? सल्तनत काल में बिहार के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है, बात की जा रही है? तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1324-25 में कर्नाट क्षेत्र पर जो है विजय को प्राप्त की थी। आप कहेंगे बी ऑप्शन आपके गयासुद्दीन तुगलक के बारे में करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं को एक कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो बात की जाए यहाँ पर पटना में पीर अली का विद्रोह। पटना में पीर अली का जो विद्रोह है 3 जुलाई कब की बात की जा रही है? 3 जुलाई 1857 से संबंधित है। रोहिणी देवघर का विद्रोह की बात की जाए तो आप कहेंगे 12 जून 1857 से संबंधित है। दानापुर सैनिक विद्रोह की बात की जाए आप कहेंगे 25 जुलाई 1857 से संबंधित है। और बिहार के कुछ जिलों में सैनिक शासन लागू की बात की जाए तो 30 जुलाई 1857 से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे 2, 1, 3 और 4 सही रहेगा, डी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही बात है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी को मोकामा के निकट आत्महत्या कर ली थी, ये भी करेक्ट है। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी, ये भी सही है। खुदीराम बोस की गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर हुई थी, तो ये सही है, आप कहेंगे गलत है ना? आप मुझे क्या कमेंट करके बता सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में हुई थी या कहीं और हुई थी? कोई बता सकता है क्या? कमेंट करके बताएं, ये ऑप्शन आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे यहाँ पर बैनी रेलवे स्टेशन पर हुई थी, ना कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर खुदीराम बोस की गिरफ्तारी की गई थी, तो डी ऑप्शन गलत है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र की बात की जा रही है, कौन सा है? आप कहेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन सा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार की और पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो महानंदा नदी और बिहार की पूर्वी नदी है जो बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण जो है करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? ऐसा कौन सा जिला है? तो सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, अररिया की सबसे ज्यादा लगती है। सुपौल एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा कहेंगे केवल 25 किलोमीटर बिहार से लगती है। सबसे छोटी सीमा किससे लगती है? आप कहेंगे सुपौल जिले से लगती है, बाकी सबकी इससे ज्यादा लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के रामसर स्थल सूची में शामिल है? तो आपका यहाँ पर रामसर स्थल सूची में कौन शामिल है? उदयपुर झील शामिल है, गोगा बील भी शामिल है, नकटी पच्छेबरण भी शामिल है ना? अगर बात की जाए नकटी पच्छेबरण की तो आप कहेंगे जमुई में है और 2024 में इसको शामिल किया गया है। उदयपुर झील की बात किया पश्चिमी चंपारण में 2025 में शामिल किया गया है। गोगा बील झील की बात की है तो आप कहेंगे इसको कटिहार जिले में इसको भी 2025 में शामिल किया गया है। डी ऑप्शन रहेगा, सभी साइटें आपकी रामसर साइड में शामिल है। बिहार विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार है। कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार के विधानसभा में इस समय अध्यक्ष है। पूर्वी बंगाल में मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माने जाने वाले मनेर स्थित शाह दौलत के मकबरे जैसे छोटी दरगाह का निर्माण किसने के द्वारा करवाया गया था? आपका ऑप्शन रहेगा इब्राहिम खान काकर के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। विधान परिषद में बिहार विधान परिषद के कुल 75 सदस्यों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा हिस्सा चुनता है? तो इनमें से
सबसे बड़ा हिस्सा किसका चुना जाता है? आप कहेंगे बिहार विधानसभा सदस्य का सबसे बड़ा हिस्सा जो है चुना जाता है ना? बिहार विधानसभा का सबसे बड़ा इसमें हिस्सा चुना जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी रन। अब आप कहोगे सर क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं, एक तो अपना ऐप आ चुका है, दूसरी बात ये है कि इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड चीज, आपको इस टेसीज की आपको जो है पीडीएफ मिल जाती है। सेकेंड चीज, हमने भी बहुत सारी टेसीज बना रखी है जो कि आपको ऑनलाइन माध्यम से लगाने को यहाँ पर जो है मिल जाएगी। तीसरी बात, आपको पीडीएफ करंट अफेयर्स की मिल जाती है। चौथी बात, मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, आप वो भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें फ्री भी हैं, बहुत सारी चीजें पेड भी हैं। पेड में भी आपका, जैसे अगर बात किया ऑनलाइन टेस्ट की, तो केवल 49 रुपए में 18 टेस्ट हमने आपको दे रखे हैं। अब बताइए 50 रुपए के आज के जमाने में ज्यादा है? अगर आप पेटीज खाने जाते हो ना, तो 50 रुपए की खा के आ जाते हो। अगर 2 लोग चाय पीने जाते हैं तो 50 रुपए की चाय पी के रहते हैं। आप पूरे साल भर पढ़ते हो, क्या अपने पेपर के लिए 50 रुपए नहीं दे सकते हो? अब आपको सर फ्री भी रख सकते थे, भाई तो मेरा भी घर है, मुझे भी खाना खाना होता है ना? थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश बात को किया करो। एक मैडम ने कमेंट किया था और इन्होंने प्ले स्टोर पर मुझे रेटिंग भी दिया है, स्टार रेटिंग एक दे दी। चलो ठीक है, आपके वो है, स्वतंत्रता का अधिकार है, दे सकते हो, इंडिपेंडेंसी है। लेकिन आप मुझे खुद बताओ, इन्होंने मुझे रेटिंग दिया है कि ऐप पर पेड चीजें हैं, फ्री चीजें नहीं है। तो क्या सब चीजें फ्री रखना जरूरी है क्या? क्या आप भी ऐप बनवाएं कभी भी, या आप किसी भी चीज में आपके घर में काम होता होगा, क्या फ्री चीजें रखते हो आप? फ्री चीजें हैं, लेकिन आप उसको अगर ढंग से देखो तो फ्री चीजें भी हैं। और 49 रुपए में 18 ऑनलाइन टेस्ट आपको हम लगवा रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा रुपए है? और केवल 49 में सिर्फ बीपीएससी के नहीं, बीपीएससी के नहीं, मल्टीपल चीजों के आपको एग्जाम्स के टेस्ट मिल रहे हैं। 50 से ज्यादा टेस्ट मिल रहे हैं एग्जाम के। आप लोग एक बार जाके देखो, टेस्ट पास पे आपको मिलेगा, वहां पर मल्टीपल टेस्ट है। खैर हम बार बार बात नहीं करते हैं कभी भी वीडियो में ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा उन मैडम ने ये चीज की तो मुझे थोड़ा लगा कि आप लोगों से साझा करना चाहिए। खैर, क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का 50% जो आरक्षण का प्रावधान है, किसके माध्यम से लागू किया गया था? तो बिहार में आपने देखा होगा, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, और यह प्रावधान आपको बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के माध्यम से दिया गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ अभिलेख है, दूसरी तरफ शासक है, कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जैसे मधुबन अभिलेख की बात किया है, हर्षवर्धन से संबंधित है। उदयगिरी अभिलेख की बात किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। महास्थान अभिलेख की बात किया है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। और भीतरी स्तंभ अभिलेख की बात किया है, तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो ये सभी आपके अभिलेख हैं कि शासक से संबंधित है, बात की है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है? तो आप कहेंगे भगवती सूत्र में मिलती है। याद रखना है, भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के इसमें जुड़े प्रसंगों का इसमें जो है चर्चा की गई है। निम्नलिखित कथनों में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? विचार किया जाए, जो बिदत थी वो आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, जिसे जनसभा भी कहा जाता था, बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, तो कृषि मुख्य व्यवसाय था क्या? आप कहेंगे भाई उत्तर वैदिक काल में था, ना कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में था, गलत है। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में गिरावट देखने को मिली है, बिल्कुल बात ठीक है। तो पहला तीसरा सही हो जाएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप कहेंगे गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिकथन कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? कथन कहता है कि मौर्योत्तर काल मतलब कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक राजनीतिक क्षेत्र में देवी तत्वों का समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई थी, बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि इसका उद्देश्य के राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना, तो आप कहेंगे ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, आप कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया है? जो महाबलीपुरम के आपके रथ मंदिर हैं, इन रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? तो आप कहेंगे पल्लव। कौन से? पल्लव वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया है, याद रखना है, ठीक है। जिसमें आपको मंडप, कोट्टम पलनाडु है ना, नाडु, कुर्रम इत्यादि चीजें आपको देखने को भी यहाँ पर मिलती है। हालांकि तमिलनाडु में महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लवों ने करवाया, तमिलनाडु में है। कहां पर ये अगर कभी आ जाए तो आप ये भी कह सकते हो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चोल शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक क्षेत्रों के विभाजन का अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम क्या है? मंडलम, कोट्टम, नाडु और कुर्रम। ये आपका सी ऑप्शन रहेगा। चोल शासन व्यवस्था के प्रशासनिक विभाजन में मंडलम, कोट्टम, नाडु और कुर्रम आपका यहाँ पर सही प्रशासनिक विभाजन देखने को मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार या मतलब गवर्नर था? तो आप कहेंगे बदायूं का सूबेदार गवर्नर था जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तब।
किस मुगल सम्राट को शाही दरवेश के नाम से जाना जाता है? शाही दरवेश के नाम से किस मुगल सम्राट को? तो आप कहेंगे औरंगजेब को शाही दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, एक तरफ पुस्तक है और दूसरा लेखक है। कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? जैसे तबकात ए नासरी की बात किया है, मिनाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। खजाइनुल फुतवी की बात किया है, अमीर खुसरो संबंधित है। गीत गोविंद की बात किया है, जयदेव संबंधित है। और मुतारिक मुबारक शाही की बात किया है तो आइया बिन अहमद सरहिंदी संबंधित है। तो इसको याद कर लो, मिलाने के लिए आ सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति का विकल्प का प्रतंग करना है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू नामक व्यक्ति ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की तथा फर्स्ट किसको? तो आप कहेंगे गुलबर्गा को। किसको? गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी भाषा क्या थी? तो आप कहेंगे इसकी भाषा मराठी थी। कौन सी भाषा थी? मराठी थी। तो आप कहेंगे गुलबर्गा और मराठी संबंधित है। आपका सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि मुगल सम्राट अकबर के समय वह कौन सा प्रसिद्ध गायक था जिसका मूल नाम रामतनु पांडे था? रामतनु पांडे नाम का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसका मूल नाम रामतनु पांडे था और अकबर के समय वह प्रसिद्ध गायक रहा है? आप कहेंगे तानसेन था। कौन था? तानसेन नाम का व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण है 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। और ये कथन किसका है? आप कहेंगे विलियम फिच का है। विलियम फिच ने कहा है अकबर के शासनकाल में एक 40 स्तंभ मंजिल का निर्माण कराएगा, 5000 से 20,000 लोग लगे थे और 40 साल तक काम कराया है। ये तो एक हास्यव्यंग कथन लगता है, लेकिन ठीक है, विलियम फिच के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट आता है कि ब्रिटिशों के द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने के बाद मुगल सम्राट को एक विदेशी शक्ति का मात्र पेंशन भोगी बना दिया गया। और ब्रिटिशों ने दिल्ली पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो 1803 में कब्जा कर लिया था। कब? 1803 में यहां पर जो है कब्जा कर लिया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। बंगाल में द्वैत शासन के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? किसके बारे में? बंगाल में द्वैत शासन के बारे में। द्वैत शासन 1765 में शुरुआत हुआ, 1772 तक चला था। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तविक सत्ता का प्रयोग करती थी, जबकि भारतीय अधिकारी प्रशासनिक उत्तरदायित्व को निभाते थे। बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है द्वैत शासन 1772 में समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद कंपनी ने बंगाल पर डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। दोनों ऑप्शन सही है आप कहेंगे, तो आप कहेंगे एक और सी, मतलब एक पहला और दूसरा सही है। सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना मूल रूप से मित्र मेला के तौर पर हुई है, जिसे बाद में किसी दूसरे नाम से पुनर्गठित किया गया था? तो मित्र मेला की शुरुआत क्रांतिकारी संगठन के रूप में हुई थी, जिसे बाद में क्या कर दिया गया था? पुनर्गठित कर दिया गया था। अभिनव भारत में पुनर्गठित किया गया था। सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। किसमें? अभिनव भारत में पुनर्गठित किया गया था। ब्रिटिश भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन किन दो शहरों को जोड़ती है? तो टेलीग्राफ लाइन एक तो कलकत्ता को आगरा से जोड़ती थी, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी थी? पहली टेलीग्राफ लाइन थी ब्रिटिश भारत में, कलकत्ता से आगरा को जोड़ती थी। सूची 1 है संस्थान, सूची 2 में गवर्नर जनरल है। कौन सा संस्थान किस गवर्नर जनरल से सम्मिलित है? फोर्ट विलियम कॉलेज की बात किया है तो लॉर्ड बेलेजली सम्मिलित है। कलकत्ता मदरसा की बात किया है वॉरेन हेस्टिंग्स से सम्मिलित है। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज कलकत्ता की बात किया है तो लॉर्ड एमएस हर्ष से सम्मिलित है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की बात किया तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट आता है क्रांतिकारी समाचार पत्र तलवार कहां से प्रकाशित हुई थी? तलवार कहेंगे बर्लिन से प्रकाशित की गई थी, है ना। बर्लिन कहां पर है? बर्लिन जर्मनी में है, जहां से तलवार जो है क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। राजा राम मोहन राय के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? राजा राम मोहन राय के बारे में इन्होंने 1809 में फारसी भाषा में गिफ्ट टू मोनिथिस्ट नामक ग्रंथ लिखा है। बिल्कुल सही है। 1815 में इन्होंने धार्मिक और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना को किया था। बिल्कुल सही बात है। तो आप कहेंगे सी रहेगा। दोनों ऑप्शन आपके राजा राम मोहन राय के बारे में करेक्ट है। न्यू लैम्स फॉर ओल्ड नाम के लेखों की प्रसिद्ध श्रृंखला, जिसमें कांग्रेस के शुरुआती नेतृत्व के तरीकों की कड़ी आलोचना की गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई है। किसने? अरविंद घोष के द्वारा इसमें को जो है लिखा गया है। चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? किसके बारे में? चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में इसने विधायी शक्तियां गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग में निहित कर दी थी। बिल्कुल सही कह रहा है। इसने बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग अलग कानून निर्माण शक्तियों को स्थापित किया था। आप कहेंगे ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, है ना। तो केवल पहला सही है, चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1936 में मजदूर वर्ग और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? सीधी सी बात की जाए कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई? आप कहेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट
1861 के तहत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित हाईकोर्ट में किस संस्थान की जगह ली है? इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे के स्थापित हाईकोर्ट ने किस संस्थान की जगह ली है? आप कहेंगे सदर दीवानी और निजामत न्यायालय की जो है आपकी जगह बना ली थी। तो इंडियन हाईकोर्ट कहेंगे सदर निजामत एवं निजामत न्यायालय की जो है जगह को इसने कवर किया हुआ था। शुरुआती राष्ट्रवादियों नरमपंथियों ने जो कि 1805 से 85 से लेकर 1905 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ तुरंत कोई आक्रामक जन आंदोलन शुरू नहीं किया। इस रणनीति का मुख्य कारण क्या था? तो इन्होंने एहसास किया था कि देश अभी बन ही रहा है, उनका काम लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना है और उपनिवेशवाद की एक संयुक्त आर्थिक आलोचना तैयार करना है, जिसलिए उन्होंने एक आक्रामक जन आंदोलन खड़ा जो है नहीं किया, नरमपंथी रुख को अपनाया था। इसके बाद नरमपंथी आपके बाद गरमपंथी या फिर क्रांतिकारी भी देखने को आपको घटना मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में किस संस्थान में कौन सा संस्थान बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को इन्होंने बनाया था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट हो गया था। कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले स्थापित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले स्थापित इंडियन एसोसिएशन किया गया था। पूना सामने सभा की गई थी, मद्रास महाजन सभा की गई। अच्छा, इसकी अगर डेट बताई जाए तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बात की जाए 1876 में की गई, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की बात की 1870 में की गई थी और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो आप कहेंगे 1885 में की गई। तो इन सभी की स्थापना आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो है की गई थी। नेक्स्ट आता है, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में औद्योगिकरण शब्द का वास्तविक आर्थिक अर्थ क्या था? औद्योगिकरण का वास्तविक अर्थ, चार्टर एकाधिकार को खत्म होने के बाद सस्ती मशीनों की बनी ब्रिटिश कपड़ा सामग्री के आने से पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को खत्म हो जाना, जो कि औद्योगिकरण की नहीं बल्कि औद्योगिकरण को दर्शाता है, क्योंकि मशीनों के द्वारा ब्रिटिश भारत की सामग्री को भारत लाया गया और पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। तब क्या हुआ? औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। यहाँ पर 1857 के विद्रोह के संबंध में विचार करें, यहाँ पर कौन सा सही है? तो भारत के शासक प्रमुखों में से 1% से भी कम लोग विद्रोह में शामिल हुए। बिल्कुल बात ठीक है। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों की सक्रिय रूप से सहायता की थी, ये भी सही है। नेपाल के राणा पूरे विद्रोह के दौरान तटस्थ रहे, नहीं पूरे विद्रोह में तटस्थ नहीं रहे, इन्होंने भागीदारी भी की थी। तो पहला दूसरा यहाँ पर कहेंगे करेक्ट है, याद रखना है। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक, क्या ऐतिहासिक है? फिरोजपुर अधिवेशन, जो कि 1936 में जिसकी अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू ने की थी, प्रमुख वैचारिक बदलाव को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। तो आप कहेंगे यह एक व्यापक कृषि कार्यक्रम को अपनाना और जो मुख्य धारा की राष्ट्रवादी राजनीति से किसान मुद्दों के गहन एकीकरण को प्रतीक के रूप में इसको क्या कहेगा? रेखांकित जो है किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपायों के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? 1906 में बारीसाल में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन में शामिल होने वाले शांतिपूर्ण प्रतिनिधियों पर पुलिस ने बेरहमी से हमला किया और सम्मेलन को जबरदस्ती तरफ जो है कर दिया था। तो आप कहेंगे स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 का जो कांड है बिल्कुल करेक्ट है। बारीसाल की घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने जनता की नाराजगी को कम करने के लिए प्रेस की आजादी को बढ़ावा, नहीं ऐसा कोई बढ़ावा यहाँ पर नहीं दिया था, बल्कि प्रतिबंधों को ढीला करने की बजाय ब्रिटिशों ने दमन और तेज कर दिया था और राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर मुकदमे तक चालू कर दिए थे। तो यहाँ पर कौन सा सही है? केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सूची 1 में दोआब है, सूची 2 में नदी है, कौन सा दोआब किस नदी से संबंधित है? जैसे रोहिलखंड का दोआब की बात की जाए, आप कहेंगे रामगंगा और गोमती से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के मैदान की बात की जाए, कोसी और महानंदा से संबंधित है। मिथिला के मैदान की बात की जाए, बूढ़ी गंडक और कोसी संबंधित है। अवध के मैदान की बात की जाए, गोमती और घाघरा से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है, बाकी मैंने सभी मिला दी है तो आप याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डंकन पास किन द्वीपों के मध्य में है? भाई जो डक्कन पास है, डंकन पास है, वो किन द्वीपों के मध्य में है? आप कहेंगे दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में आपको डक्कन पास जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ हिमनद आते हैं, दूसरी तरफ अवस्थिति है, कौन सा हिमनद किस अवस्थिति पर है? जैसे कंचनजंगा की बात की जाए, कंचनजंगा कहां पर है? तो आप कहेंगे यहाँ पर आप कहेंगे कंचनजंगा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है ना? कहां? सिक्किम में। पिंडारी की बात की जाए, आप कहेंगे उत्तराखंड में है। सारा उमगा की बात की जाए हिमाचल प्रदेश में है और सियाचन की बात की जाए तो काराकोरम में है। तो याद रखना है, कंचनजंगा सिक्किम में है, पिंडारी उत्तराखंड में है, सारा उमगा हिमाचल प्रदेश में और सियाचिन आप कहेंगे काराकोरम रेंज में।
नेक्स्ट आता है कि वह कौन सा दर्रा है जिसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। भारत चीन के बीच पहला सीमा पार पॉइंट कहा जाता है इसे। आप कहेंगे लिपुलेख दर्रा है। कौन सा है? लिपुलेख पासेस है, लिपुलेख दर्रा है जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे से ही जाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। कौन सी लोकटक झील के संदर्भ में यहाँ पर सही कथन है? भाई लोकटक झील के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो आप कहेंगे उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है क्या? आप कहेंगे नहीं भाई, खारे पानी की नहीं है बल्कि मीठे पानी की है झील है। तो गलत हो गया पहला। यहाँ पर संगाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, बिल्कुल बात ठीक है। इस वहां पर तैरता हुआ उद्यान केबुल लामझाओ नेशनल पार्क अवस्थित है, ये भी करेक्ट है। तो बी सी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन कहेंगे हम करेक्ट है। ये याद रखना है, संगाई हिरन एक डांसिंग हियर है जो कि एकमात्र प्राकृतिक आवास लोकटक झील को माना जाता है। कौन सा मानसून विच्छेद का कारण नहीं है? भाई मानसून विच्छेद का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी आना एक विच्छेद का कारण है। आईटीसीजेड की स्थिति में परिवर्तन होना ये भी कारण हो सकता है। तापीय विलोमता का कारण होना ये भी कारण हो सकता है। आर्द्र वायु का तीव्र आरोहण होना ये कारण आपके मानसून विच्छेद का नहीं होगा। तो सी ऑप्शन कहेंगे कारण नहीं है। भारत में सर्वप्रथम कहवा कॉफी कहां रोपा गया था? भाई कहवा कॉफी कहां पर सबसे पहले रोपा गया है? बाबा बुदन की पहाड़ियों में रोपा गया है। क्या कोई बता सकता है हमें बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है, बताइए मुझे कमेंट करके। कौन सी धातु भारत के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले इम्लेनाइट और रोटाइल खनिजों में मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है? आप कहेंगे टाइटेनियम। कौन सी? टाइटेनियम धातु जो है प्राप्त यहाँ पर की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? क्या विचार करना है? विचार करना है मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के सबसे दक्षिणी सीमा से होकर गुजरती है। क्या सही है? आप कहेंगे मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीच से गुजरती है। कहां से? बीच से गुजरती है। तो गलत हो गया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बांस जलसंधि न्यू गिनी द्वीप से अलग करती है। भाई आप कहेंगे ये भी गलत है। आप कहेंगे टॉरस जलसंधि से न्यू गिनी से अलग करती है, ना कि बांस जलसंधि से। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार उत्तर में केपियाक द्वीप से दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। तो केवल यहां पर सी ऑप्शन तीसरा वाला सही है, जबकि पहला दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस देश से होकर नाइजर नदी गुजरती है? तो इनमें से कौन कौन से देश हैं? तो आप कहेंगे गिनी से, माली से, आपकी नाइजीरिया से। नामीबिया और अंगोला से नहीं गुजरती है। तो गिनी, माली और नाइजर से आप कहेंगे 1 2 4 रहेगा। गिनी से, माली से, नाइजीरिया से नाइजर नदी जो है आपकी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में कौन सा कथन सही है? लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में कौन सा कथन करेक्ट है? स्वतंत्र जांच के लिए लोकपाल के पास अपनी एक समर्पित जांच अभियोजन शाखाएं होती है। या रखना है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करना है, कौन सा सही नहीं है? विधि की समझ क्षमता की बात किया है, आर्टिकल 14 में करेक्ट है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बिल्कुल सही है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में सही है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात किया तो आर्टिकल आप कहेंगे 33 में नहीं बल्कि 32 में है। तो सी डी ऑप्शन कहेंगे आप गलत है, जबकि ए बी सी सही है। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कौन बढ़ा या घटा सकता है? तो भारत की संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट के अधिकार को बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है। यहां तक कि सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी अधिकार को आपकी संसद ही बढ़ा घटा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस स्रोत से ली गई है? तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपके राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है। वित्त आपातकाल अनुच्छेद 360 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपके जो है सही है? वित्तीय आपातकाल के बारे में विचार करना है। संसद हर 6 महीने में मंजूरी देकर वित्तीय आपातकाल की घोषणा को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकती है। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वित्तीय आपातकाल में एक बार मिल जाए तो अनिश्चित काल तक रहता है। गलत हो गया। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सभी या किसी भी श्रेणी के लोगों के वेतन में कटौती के निर्देश जारी कर सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल नहीं है। तो आपका सही है, आप कहेंगे ये भी गलत है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। संसद और राज्य विधानमंडलों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? संसद एवं राज्य विधानमंडल के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया और लोकसभा के भंग होने पर समाप्त यह नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहा है। राज्यसभा में अगर कोई लंबित विधेयक है, लोकसभा ने उसे पारित नहीं किया है और लोकसभा अगर भंग हो गई तो यह समाप्त नहीं होगा, बना रहेगा। दूसरा कहता है राज्य विधान परिषद में लंबित कोई विधेयक है जिसे अभी तक विधानसभा ने पारित नहीं किया और विधानसभा के भंग होने से समाप्त यह नहीं होगा। आप कहेंगे बात सेम ही लिखी है, बस
बात पहले केंद्र की हो रही थी, अब राज्यों की हो गई, तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। आप कहेंगे सी रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में विचार करें। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, किसके बारे में? भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अनिवार्य रूप से इस अवधि के भीतर एक सदन का चुना जाना आवश्यक है, चाहे वो लोकसभा का चुना जाए, चाहे वो राज्यसभा के लिए चुना जाए। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। दूसरा, संविधान यह अनिवार्य करता है कि प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का सदस्य हो। नहीं, ये गलत है। प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा का सदस्य हो, ये सही बात है। अनिवार्य रूप से लोकसभा का वो गलत है। लोकसभा या राज्यसभा का कहीं का भी प्रधानमंत्री सदस्य हो सकता है। तो आप कहेंगे केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विवेकपूर्ण शक्तियों के बारे में विचार करें। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, किसके बारे में? विवेकपूर्ण शक्तियों के बारे में। संविधान राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से परिस्थितिजन्य विवेकपूर्ण शक्तियां देता है, जबकि राज्यपाल को केवल संवैधानिक विवेकपूर्ण शक्तियां नहीं, गलत लिखा है ना। यदि कोई सवाल उठता है और कोई मामला राज्यपाल के विवेक के दायरे में आता है, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है और उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल बात ठीक बात है, ये नहीं दी जाएगी। तो केवल दूसरा सही है, पहला वाला यहाँ पर गलत था। कौन सी संसदीय समिति पूरी तरह से लोकसभा के सदस्यों से बनी है? राज्यसभा का कोई इसमें प्रतिनिधि नहीं होता है। तो एस्टिमेट समिति कौन सी? प्राक्कलन समिति होती है। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। 30 सदस्य होते हैं, जो केवल किसके होते हैं? केवल लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार किस संवैधानिक सीमाओं के अधीन है? अनुच्छेद आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार किन संवैधानिक सीमाओं के अधीन आता है? तो आप कहेंगे केवल सार्वजनिक नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन आएगा। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने का तुरंत असर क्या होता है, किसकी बात की जा रही है? रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात की जा रही है। इकोनॉमिक क्वेश्चन है। अगर ये बढ़ जाता है तुरंत इसका असर क्या होगा? बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास रखना ज्यादा होगा, जो कि फायदेमंद लगेगा। इसलिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक कहते हैं कि हमारा पैसा आरबीआई पास ज्यादा सुरक्षित भी और उसमें फायदा भी होने लगता है। एक तरफ समितियां हैं, कौन सी समिति किस चीज से संबंधित है? जैसे अलग समिति की बात की है, अलग समिति आपकी पहली कैलोरी आधारित रेखा से संबंधित है। लक्कड़ वाला समिति की बात की जाए, आप कहेंगे सीपीआई एएल सीपीआई आईडब्ल्यू का उपयोग करके राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा से संबंधित है। तेंदुलकर समिति की बात की जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने को शामिल करती है। और रंगराजन समिति की बात की जाए तो ग्रामीण शहरी एमआरपी कीमतों के कई स्तरों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ऑप्शन कहेंगे ए का यहां पर हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद प्रणाली के, अरे ये तो हो गया ना, अच्छा ये डबल पेज आ गया है शायद, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है सूची 1 और सूची 2 है, यहां पर भी मिलान करना है कौन सा ऑप्शन किससे मिला है। राजकोषीय घाटा की अगर बात की जाए, राजकोषीय घाटा कुल उधार लेने की जरूरत को दर्शाता है। राजस्व घाटा की बात किया है, सरकार की बचत में कमी को दर्शाता है। प्राथमिक घाटा की बात की जाए, केवल चालू वर्ष के लिए उधार लेने की जरूरत को दर्शाता है। और प्रभावी राजस्व घाटा की बात किया है, पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए दी गई अनुदानों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो राजकोषीय घाटा कुल उधार लेने की जरूरत को, राजस्व घाटा सरकार की बचत में कमी को, प्राथमिक घाटा केवल चालू वर्ष के लिए उधार लेने की जरूरत को, प्रभावी राजस्व घाटा पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए दी गई अनुदान को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जीवीए और जीडीपी में किस संबंध को बताता है? तो जीवीए ग्रेस वैल्यू एडिशन और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बीच को संबंध को कौन बताता है? आप कहेंगे जीडीपी बराबर जीवीए प्लस शुद्ध उत्पाद कर को यहां पर दर्शाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आप लोगों ने इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, मैं मान के चल रहा हूं, और सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बताए गए मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1990 के बाद मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है, जो वैश्विक औसत से बेहतर है। बिल्कुल सही है। शिशु मृत्यु दर में घटकर 25 हो गई है, ये भी करेक्ट है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात 90% से अधिक हो गया है, ये भी करेक्ट है। आप कहेंगे तीनों ऑप्शन यहां पर आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत टैक्सी पहल के संबंधों में कौन सा ऑप्शन गलत है? भारत टैक्सी पहल के बारे में कौन सा ऑप्शन यहां पर गलत है? तो कौन सा गलत है? एक वेंचर कैपिटल के स्वामित्व वाले राइड हेल्पिंग ऐप के समुदाय शासित विकल्प के रूप में कार्य करती है, ये तो सही लिखा है।
को ओनरशिप शेयर रखने के वाले ड्राइवरों को न्यूनतम 5,000 की पूंजी निवेश सीमा बनाए रखनी होगी। नहीं, ये गलत लिखा है, ऐसी कोई इसमें शर्त नहीं है। यह प्लेटफॉर्म शून्य कमीशन मॉडल पर काम करता है, जिसमें ग्राहक का किराया 100% ड्राइवर को मिलता है। ये भी करेक्ट लिखा है। इसे आधिकारिक तौर पर बहुराज्य सरकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत और स्थापित भी किया गया है। ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। याद रखना है, आपकी भारत जिस तरह ओला है, रैपिडो है, उबर है, इसी तरह भारत टैक्सी भी भारत सरकार की एक है, पहल है। एडवांस दवाएं बनाने के लिए सरकार को नई फार्मा शक्ति योजना के बारे में, नियमों के बारे में दिए गए कथन है, उन पर विचार करना है। यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या बात कर रहा है कि एडवांस दवाएं बनाने के लिए नई फार्मा शक्ति योजना के नियमों के बारे में यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका मकसद है कि भारत में कैंसर और डायबिटीज जैसी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के लिए किफायती और एडवांस इलाज बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। इस योजना का कुल बजट 10,000 करोड़ रुपए है, जो कि 10 साल में खर्च किया जाएगा। सही है। आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। यहां पर 5 साल के लिए, ना कि 10 साल के लिए। तो कितने साल की है? 5 साल के लिए। तो दूसरा गलत है। सेफ्टी टेस्ट में तेजी लाने के लिए योजना वैज्ञानिकों को जानवरों पर टेस्टिंग के बजाय आधुनिक नॉन एनिमल टेस्टिंग तरीकों जैसे 3D बायो प्रिंटेड सेल्स का इस्तेमाल करने को बढ़ावा देती है। ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन यहां सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर के वर्ष तक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने का अनुमान क्या है? आप कहेंगे 2039 है। क्या है? 2039 तक को यहां पर जो है अनुमान बताया गया है। भारत में ऊन उद्योग की स्थिति के बारे में कौन सा गलत है? किसके बारे में? ऊन उद्योग के बारे में। भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत है, जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भेड़ आबादी है और यह 9वां सबसे बड़ा ऊन का उत्पादक भारत है। ये सही लिखा है। राजस्थान उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जो देश की कुल ऊन का लगभग 47.53% उत्पादन करता है। ये भी करेक्ट है। भारत में उत्पादित अधिकांश ऊन सुपर सॉफ्ट कपड़ों वाली ऊन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कच्ची ऊन आयात करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। नहीं, ये गलत लिखा है। बहुत अच्छी कहेंगे नहीं रहती है। पंजाब पिछले वर्ष के दौरान ऊन उत्पादन में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्य था, जिसने 20% से अधिक वृद्धि दर्ज को यहाँ पर किया हुआ है। करेक्ट है। तो यहाँ पर ए, बी और डी यहाँ पर कहेंगे आपका यहाँ पर करेक्ट है, जबकि ऑप्शन यहाँ पर कौन सा? आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार बिहार में कितने पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है? बिहार में कितने पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है? आप कहेंगे 836। याद रखना है, बिहार में 836 पीएम श्री स्कूलों का चयन जो है किया गया है। एक फैक्ट्री वर्कशॉप में 250 वाट की पावर लाइन से 12 घंटे तक कुल 100 आपके कहेंगे एम्पियर का भारी लोड चलाया जाता है। इसमें कितनी कॉमर्शियल यूनिट बिजली की खपत जो है होती है? तो आप कहेंगे करीब करीब 300 यूनिट बिजली की खपत जो है हो जाएगी। ऑप्शन आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पृथ्वी पर मौजूद आधुनिक ट्रैकिंग स्टेशन कृत्रिम उपग्रहों की गति और उनके रास्ते पर लगातार नजर रखने के लिए किस तरंग घटना का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सॉफ्ट क्वेश्चन है। डॉपलर प्रभाव का आकलन जो है किया जाता है। डॉपलर प्रभाव तरंग का जो है घटना का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जब पानी तेजी से उबल रहा होता है तो लगातार गर्मी दी जा रही होती है। इसका मापा गया तापमान पूरी तरह स्थिर क्यों रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि तापीय ऊर्जा गुप्त वाष्पीकरण ऊष्मा के रूप में उपयोग होकर जल के अणुओं के बीच बने हाइड्रोजन बंधनों को तोड़ने में लगती है। इसीलिए कहेंगे तापमान पूरी तरह से स्थिर होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विद्युत सेलों की भौतिक यांत्रिकों के संबंध पर विचार करें। विद्युत सेलों की भौतिक यांत्रिकी के संबंध पर विचार करना है। कौन सा सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? चलिए बात किया है। प्राथमिक सेल उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से कार्य करते हैं। उनका बार बार पुनः आवेश संभव नहीं। गलत है। किसी बैटरी के विद्युत वाहक बल को गणितीय रूप से बैटरी द्वारा प्रति इकाई धारा का प्रदान की गई शक्ति के रूप में इसको प्रभावित किया जा सकता है। ये सही लिखा है। विद्युत वाहक बल का मानक अंतरराष्ट्रीय मानक जूल है। ये भी गलत है। तो आप कहेंगे इकाई वोल्ट होता है, ध्यान रखना है, ना कि जूल। तो यहाँ पर पहला और तीसरा कहेंगे गलत है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही था। किसी उपग्रह के पृथ्वी चारों ओर उच्च वृत्ताकार कक्षा में जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? आप कहेंगे गतिज ऊर्जा घटती है, जबकि स्थिर ऊर्जा यहाँ पर बढ़ती है। सी ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक तरफ रासायनिक यौगिक है, दूसरा उपयोग है। कौन सा रासायनिक यौगिक किस उपयोग के लिए किया जाता है? जैसे बात यहाँ पर की जाए पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए। पोटेशियम नाइट्रेट आप कहेंगे गन पाउडर बारूद के लिए। पोटेशियम सल्फेट की बात किया तो आप कहेंगे उर्वरक के लिए। और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट की बात किया तो आप कहेंगे बेकरी के लिए। ऑप्शन कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बात किया है कंप्यूटर की पीढ़ियों का मिलान करना है और परिभाषित करना है हार्डवेयर तकनीक से। पहली पीढ़ी कैसे संबंधित है, जैसे बात की जाए तो आप कहेंगे पहली पीढ़ी जो है आपकी वैक्यूम ट्यूब से संबंधित है। दूसरी पीढ़ी की बात की है तो आप कहेंगे दूसरी पीढ़ी जो है आपकी ट्रांजिस्टर से संबंधित है। तीसरी पीढ़ी की बात किया है इंटीग्रेटेड सर्किट से संबंधित है और चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। यहां पर भी आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, पी का दूसरा, क्यू का चौथा, आर का पहला और एस का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। एक चिकित्सीय सिरिंज जिसमें खारा विलयन भरा होता है, उसके साथ सूक्ष्म सुई की नोक लगी होती है। जब एक नर्स चौड़े सिरिंज के पिस्टन पर मध्यम बल लगाती है तो द्रव आसानी से मानव उत्तक को भेज देता है। इस घटना की सबसे उपयुक्त व्याख्या कौन सा सिद्धांत कर सकता है? तो आप कहेंगे बड़े पिस्टन छेद पर लगाया गया दाब द्रव के माध्यम से समान रूप से अत्यंत छोटे सुई छेद का संचारित होता है, जिससे प्रति इकाई पर अत्यधिक संकेंद्रित बल जो है उत्पन्न होता है। आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट आता है कौन सा वास्तविक जीवन का उदाहरण मुख्य रूप से बॉयल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉयल के नियम सिद्धांत पर कौन सा कार्य करेगा? जब एक व्यक्ति का श्वास लेना, जब डायफ्राम नीचे की ओर जाकर बच्च गुहा का आयतन बढ़ाता है, उसे बॉयल के नियम सिद्धांत के तौर पर वास्तविक जीवन में देखने को मिलता है। शुद्ध जल तरल जल 0 डिग्री सेल्सियस से जमकर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ठोस बर्फ में परिवर्तित होता है, तब जल के अणुओं की आंतरिक ऊष्मा में क्या होता है? तो आप कहेंगे जो आंतरिक ऊष्मा होगी उस आंतरिक ऊष्मा में क्या हो जाएगा? लेकिन इससे पहले आप मुझे पहले एक बात बताओ, आप लोग को ये सीरीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कि कोई आपका प्रश्न रहता है, कोई डाउट रहता है, जरूर आप लोग हमसे पूछ ले कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है, जिससे क्या होता है कि हमें भी पता चलता है कि आप लोग यहाँ पर कितना कनेक्टेड हो। ठीक है, चलिए ऊर्जा में आंतरिक ऊष्मीय ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ऊष्मा वातावरण में मुक्त हो जाती है, जैसे आंतरिक ऊष्मीय ऊर्जा घट जाती है। आप कहेंगे सी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। मानक शुष्क सेल तकनीक विशेष रूप से लैग्रांज सेल में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक मिश्रण चालक इलेक्ट्रोलाइट माध्यम से रूप में कार्य करता है? आप कहेंगे अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से बनी नम पेस्ट, है ना? तो ऑप्शन रहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। प्रदर्शन और प्रकाश व्यवस्था डिस्प्ले और लाइटिंग अनुप्रयोगों में लाल फास्फोर के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला दुर्लभ पृथ्वी तत्व कौन सा है? प्रदर्शन और प्रकाश व्यवस्था के अनुप्रयोगों में जो लाल फास्फोर के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला दुर्लभ तत्व होता है वो पृथ्वी में कौन सा होता है? आप अगर तत्व बोलेंगे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे यूरोपियम। कौन सा हो जाएगा? यूरोपियम हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से अब अच्छा अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? अभिकथन कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को चिकित्सीय रूप में वायवीय जीवों के लिए अत्यंत घातक और दम घोटने वाली गैसों के रूप में पहचाना इसको जाता है। क्या ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त कार्बनिक ईंधनों के लिए अपूर्ण दहन और वायु वाहनों धुएं और औद्योगिक गलाने जैसी भट्टियों से उत्पन्न होकर प्रवेश करती है, भी सही है। लेकिन व्याख्या सही नहीं कर पा रहा, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन सही है। ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो प्रिज्म से गुजरने पर जो श्वेत प्रकाश का अपने घटक में रंगों से विभाजित होने पर वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। क्या कहा जाएगा? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। शहद को सामान्यतः साधारण लोहे के बर्तनों पर क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि लोहा शहद में उपस्थित कार्बनिक अम्लों से प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए लोहे के बर्तनों में शहद को नहीं रखा जाता है। कौन सी शोधन प्रक्रिया पेट्रोलियम अंशों की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों को शाखित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में बदलती है? आप कहेंगे रिफॉर्मिंग। क्या बदलती है? रिफॉर्मिंग आप कहेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पीय पौधों में परागकण की सही परिभाषा है? पुष्पीय पौधों में परागकण की सही परिभाषा क्या हो जाएगी? पुंकेसर के परागकोश से स्त्री केसर की वर्तिकाग्र का परागकणों का स्थानांतरण होना। आप कहेंगे पुष्पीय पौधों में परागकण का परिभाषा है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि एक बच्चा गलती से मधुमक्खी के डंक से घायल हो जाता है और तुरंत तेज दर्द और सूजन महसूस करता है। राहत के लिए डंक वाली जगह पर निम्नलिखित में से को घरेलू पदार्थ का लगाया जाना चाहिए? कौन सी? आप कहेंगे बेकिंग सोडा का लेप, क्योंकि हल्का क्षार है जो अम्लीय विष को उदासीन कर देता है, इसलिए आप कहेंगे जो बच्चा गलती से मधुमक्खी के डंक से अगर घायल हो जाता है तो बेकिंग सोडा का लेप लगाया जाना चाहिए, जो कि अम्लीय विष को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। अन्य नंबर क्वेश्चन आ रहा है कौन सा शब्द एक फीता कृमि टैप वर्म और मानव आंत के बीच की अंतःक्रिया को दर्शाता है? आप कहेंगे अंतः परिजीवता दर्शाता है। कौन सी? अंतः परिजीवता दर्शाता है।
रक्त के थक्का बनने हेमोस्टेसिस की प्रक्रिया के दौरान जम चुके द्रव्यमान से एक हल्का पीले रंग का द्रव्य सक्रिय रूप से बाहर निकलता है। जैविक रूप से इस द्रव को सीरम कहा जाता है, जैसे सबसे सही रूप में परिभाषित किया जाएगा तो रक्त प्लाज्मा जिसे में फाइब्रोजन और अन्य थक्का बनाने वाले रक्त मूल रूप से हटा दिए गए हों, उसे हम कहेंगे सही रूप में है द्रव की सीरम को जैविक रूप से दर्शा रहा है। पेनिसिलिन जो विश्व की पहली व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक थी, मूल रूप से किस व्यापक श्रेणी के जीव से प्राप्त की गई थी? तो आप कहेंगे सूक्ष्म एरियोटिक कवक से प्राप्त की गई। कौन से? सूक्ष्म एरियोटिक कवक से प्राप्त की गई थी पेनिसिलिन। क्रांतिकारी जैवप्रौद्योगिकी क्रिस्पर Cas9 के संचालन संबंधी मापदंडों पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो किसकी बात कर रही? क्रांतिकारी जैवप्रौद्योगिकी क्रिस्पर Cas9 के बारे में विचार किया जा रहा है। कौन सा करेक्ट है? एक अत्यंत शक्तिशाली और सटीक जीनोम संपादन आवलिक उपकरण के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल ठीक है। वर्तमान क्रिस्पर प्रोटोकॉल के अनुसार आनुवंशिक केवल दोषपूर्ण जीन अनुक्रमों को हटाने में सक्षम नहीं, गलत है। Cas9 एक विशेष एंडियोन्यूक्लियस एंजाइम के रूप में कार्य करता है जो पूर्व निर्धारित स्थानों पर डीएनए श्रृंखला को काटने के लिए आणविक कैंची की तरह कार्य करता है। ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा कहेंगे सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ गलत था। कौन सा लसी का अंग नहीं है? कौन सा लसी का अंग नहीं है? तो प्लीहा है, थाइमस है, टॉन्सिल है, जबकि अग्नाशय आपका यहाँ पर लसी का अंग जो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा जैव रासायनिक वर्गीकरण मानव कोशिका अणुओं के संबंध में वैज्ञानिक रूप से सही है? तो यहां पर कह रहा है कि जैव रासायनिक वर्गीकरण मानव कोशिका अणुओं में वैज्ञानिक रूप से कौन सा करेक्ट है ना? तो यहां पर कौन सा सही है बात की जा रही है? यहां पर बात किया है तो ट्राइग्लिसराइड को संरचनात्मक प्रोटीन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, गलत है। इंसुलिन एक आवश्यक आहार विटामिन के रूप में कार्य करता है, गलत है। विटामिन मूल रूप से कार्बन आधारित कार्बन यौगिक होते हैं, बिल्कुल सही है। तो कहेंगे केवल तीसरा सही है, जबकि पहला दूसरा गलत है। मानव पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन पूरी तरह से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और फैटी एसिड में पच जाता है? तो आप कहेंगे छोटी आंत में। कहां पर? छोटी आंत में पच जाता है। पौधों की पत्तियों में कौन सा विशिष्ट प्रकाश संवेदी वर्णक प्रोटीन प्रकाश की अवधि को पहचान कर पुष्पन के लिए सही नियंत्रित जो है करता है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन कहेंगे फाइटोक्रोम। क्या हो जाएगा? फाइटोक्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ फल है दूसरी तरफ खाने योग्य भाग है, कौन सा फल को कब खाया जाता है? जैसे सेब की बात की जाए तो आप कहेंगे सेब जो है पुष्पासन से संबंधित है। आम की बात की जाए आम कहेंगे मध्य फला भित्ति सम्मिलित है। लीची की बात की जाए आप कहेंगे लीची जो है आपके कैसे गूदेदार एरियल से संबंधित है। नारियल की बात की जाए तो आप कहेंगे भ्रूण कोष से संबंधित है। और केला की बात की जाए आप कहेंगे मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति होता है। तो इस तरीके से भी आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड बन रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली से घिरा कोशिकांग अत्यंत शक्तिशाली पाचक एंजाइमों से भरा होता है जो अपशिष्ट पदार्थ पुराने कोश के भागों और बाहरी रोगाणुओं को तोड़ने में सक्षम होता है? ऑप्शन रहेगा लाइसोसोम। ऑप्शन क्या रहेगा? लाइसोसोम याद रखना है। रक्त के अतिरिक्त मानव शरीर में एक दूसरा परिसंचरारी द्रव लसिका लिम्फ होता है। सामान्यतः रक्त प्लाज्मा की तुलना में लसिका किस प्रकार भिन्न होता है? तो आप कहेंगे लसिका पूर्णतः रंगहीन होता है क्योंकि इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं, उसमें प्रोटीन की कम मात्रा होती है। बी ऑप्शन कहेंगे आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है केंद्रीय बजट। कौन सा बजट है? केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय संकेतकों के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? तो यहां पर राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 अनुमानित किया गया, सही है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.3 अनुमानित किया गया, सही है। और प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.7% अनुमानित किया गया, करेक्ट है। आप कहेंगे डी रहेगा। सभी ऑप्शन केंद्रीय बजट के बारे में आप कहेंगे करेक्ट है। बजट 26-27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्यकार पहल महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य पहल मुख्यतः किससे संबंधित है? खादी हथकरघा ग्रामीण उद्योग से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। NFHS6 में बाल पोषण संकेतों के संदर्भ में संकेतक हैं, वर्तमान दर है और यहां पर पूछ रहा है कौन सा सही है। तो बात की जाए स्टंटिंग 29.3%, वेस्टिंग 19%, अंडर वेस्ट 31.8%। आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा। सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित लक्ष्यों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कितने लक्ष्यों का लक्ष्य 2030 का माना गया है? तो यहाँ पर 2030 का कौन सा है? चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य। चंद्रयान 4 को लॉन्च कब है? 2028 लक्ष्य है। भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य कब है? तो भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030 है। भारत को टीबी मुक्त बनाना कब तक है? तो भारत को टीबी बनाने का लक्ष्य पहले
2025 था, लेकिन अब जो है 2027 कर दिया गया है। तो ऑप्शन कहेंगे केवल एक विकल्प 2030 का लक्ष्य है, दूसरा वाला बाकी 2028 और 2027 है। भारत के सेवा निर्यात के संबंध पर विचार करें, सही उत्तर कौन सा है? किसके बारे में? सेवा निर्यात के बारे में। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। भाई 5वां सबसे बड़ा है क्या? आप कहेंगे नहीं, भारत जो है 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो गलत हो गया। वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2005 में 2% से 2024 में 4.3% हो चुकी है, सही है। सेवा क्षेत्र पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा यहां पर कहेंगे सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत था। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बात की जा रही है, वित्त वर्ष 2026 में निजी अंतिम उपभोग व्यय पीएफसीई विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो पीएफसीई 7% वृद्धि हुई है, सही है। सकल घरेलू उत्पाद की हिस्सेदारी 61.5% है, ये भी सही है। वर्ष 2012 के बाद अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे डी वाला यहां पर भी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार शीर्षक क्या है जो सामाजिक विकास पर केंद्रित है? समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई। आप कहेंगे बी ऑप्शन यहां पर आपकी नीति आयोग के बारे में, सामाजिक विकास के बारे में करेक्ट है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया? पहला भारत का सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम है, जिसका हैदराबाद में उद्घाटन जो है किया गया है। भारत सरकार ने व्यवसायों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण आईआरसीओ को विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ में समझौता किया हुआ है? अंतरराष्ट्रीय आप कहेंगे श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में समझौता किया है। भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए दुनिया के पहले डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया है? तो आदि संस्कृति नाम से रखा गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के इसके शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर पुरस्कार मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? आप कहेंगे प्रयागराज। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार जो है इस बार मिला हुआ है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित कमलेश राम का संबंध बिहार के किस जिले से है? यह पुरस्कार किस कला के लिए इन्हें दिया गया था? तो यह पुरस्कार की बात की जा रही है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो आप कहेंगे नालंदा से सम्मानित है और बावन बूटी कला के लिए इन्हें दिया गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कहेंगे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची में आईआईटी पटना को किस स्थान पर रखा गया है? तो आप कहेंगे 19वां स्थान आईआईटी पटना को मिला हुआ है। भगवान बुद्ध के शिष्यों में सारिपुत्र और महामोगलायन के पवित्र अवशेषों को विशेष विमान किस देश से लाया जा गया था? तो आप कहेंगे विशेष विमान किस देश से लाया गया है? तो मंगोलिया से लाया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? नामीबिया यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश बन चुका है। बिहार के संदर्भ पर विचार करना है, और विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? चलिए देखते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए छोटी चिरैया को मुख्य चुनाव शुभंकर नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए बिहार महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीविका दीदियों को सस्ते ऋण की सुविधा देने के लिए महिला समृद्धि निधि की प्रारंभ किया है, आप कहेंगे गलत है। तो आपका ऑप्शन पहला दूसरा कहेंगे सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नवंबर 2025 तक भारत की कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार गोल्ड रिजर्व जो है कितना पहुंच गया है? 880 मीट्रिक टन। कितना? 880 मीट्रिक टन जो है भारत के पास जो है गोल्ड का भंडार रिजर्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। जनवरी 2026 में कौन सी ऐतिहासिक संधि ट्रीटी कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गई, जिसका मुख्य उद्देश्य समुद्रों का अत्यधिक दोहन से बचाना है? आप कहेंगे हाई सीज ट्रीटी। कौन सी है? हाई सीज ट्रीटी के नाम से, संधि के नाम से जानी जाती है। पद्मश्री पुरस्कार 2025 के सम्मानित व्यक्तियों को उस क्षेत्र में बताता है किस व्यक्ति के क्षेत्र में दिया गया है। जैसे किशोर कुणाल की बात किया है, किशोर कुणाल को लोक कार्य के लिए दिया गया है। निर्मला देवी को कला के क्षेत्र में, हेमंत कुमार की बात किया है तो आप कहेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, विजया नित्यानंद सूरी जी को आपके आध्यात्मिक महाराज के क्षेत्र में दिया गया है। मगध गौरव सम्मान 2025 युवा साहित्य सम्मान किसे दिया गया? मगध गौरव सम्मान 2025 में युवा साहित्यकार सम्मान की बात किया है, आदर्श भारद्वाज को दिया गया है। 2026-27 में बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? 2.99% अनुमानित को किया गया है। बिहार की अर्थव्यवस्था एवं 7 निश्चय 3 कथनों पर यहां पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहां पर जो है आपका सही है? क्या बात कर रहा है? बिहार की अर्थव्यवस्था और यहां पर 7 निश्चय 3 के बारे में कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है? तो बात यहां पर की जाए कितने कथन सही हैं?
वित्त वर्ष 25-26 में बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9% दर्ज की वृद्धि का अनुमान है, बिल्कुल सही है। 7 निश्चय 3 की अवधि 2025 से 30 तक रखी गई है, ये भी करेक्ट है। इसके अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का संकल्प लिया गया है, करेक्ट है। तो आप कहेंगे यहाँ पर तीनों विकल्प आपके यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2024-25 में बिहार चावल उत्पादन किस स्थान पर रहा है? तो बिहार का चावल उत्पादन 5वें स्थान पर रहा है। कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है नामक पुस्तक किसने लिखी है? कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? धर्मेंद्र चंद्रवंशी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में बिहार की आर्थिक वृद्धि के संबंध पर विचार करें, कितने कथन यहाँ पर सही है? तो विचार की जाए कि स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी 8.6% वृद्धि रही, करेक्ट है। वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी का 13.1% वृद्धि रही, करेक्ट है। वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय जीडीपी की वृद्धि 9% 8 रही है, करेक्ट है। आप कहेंगे तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट रहे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बात की जा रही है कि वित्त वर्ष 23-24 में रोजगार की क्षेत्रीय हिस्सेदारी का संबंध किससे है? तो यहाँ पर रोजगार की संबंध बिहार की प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 54.2% करेक्ट है। बिहार में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 23.6% सही है। बिहार में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 22.2% करेक्ट है। भारत में तृतीय क्षेत्र की रोजगार हिस्सेदारी बिहार से अधिक थी, आप कहेंगे सही है। यहाँ पर कहेंगे आपके कितने कथन? सभी कथन यहाँ पर आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में बिहार का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना है? वर्तमान मूल्यों पर पूछ रहा है तो 76,490 रुपए है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बिहार में पर्यटन विकास के मुख्य कार्यों में एक तरफ पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ जिला है। कौन सा पर्यटन स्थल के जिला से संबंधित है? जैसे बात की जाए तो यहाँ पर बात की मत्स्यगंधा झील, मत्स्यगंधा झील सहरसा जिले से संबंधित है। सिंहेश्वर धाम की बात किया है मधेपुरा से संबंधित है। सोमेश्वर नाथ मंदिर की बात किया है तो आप कहेंगे पूर्वी चंपारण संबंधित है। और मठोखर दह की बात किया तो शेखपुरा जिले से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ ए वाला करेक्ट है। बिहार बजट 26-27 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 की तुलना में वित्त वर्ष 26-27 में ग्रीन बजट आवंटन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे 1.6% की वृद्धि देखने को मिली है। सक्षम के संदर्भ में विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बारे में? सक्षम के बारे में। यह स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रेड है, सही है। बीईएल ने विकसित किया हुआ है, करेक्ट है। भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है, सही है। आप कहेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे आते हैं सीसेट वाले, जो कि हमने आपको बताया है कि हम एक अलग सेपरेट वीडियो में लगा लेते हैं। आपके क्वेश्चन जीएस के आते हैं 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिसमें से जीएस के 140 क्वेश्चन आते हैं। हम जीएस के 140 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में कवर करते हैं। जैसे कि हमने बताया, हमने हमारा ऐप भी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग ऐप को डाउनलोड करके मल्टीपल चीजों को देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ऐप को एक बार डाउनलोड करके जरूर कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई परेशानी है तो फोन में लगा लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।